Hello guys, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Guys, we are into a very important portion of the Vedic period. Basically, we are doing study of Vedic economy. देखिए दोस्तों, जब हमने वैदिक इकोनॉमी की शुरुआत की थी तो उस समय हमने क्या किया था कि हमने देखिए ऋग वैदिक पीरियड है आरवीपी या अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, यही कहेंगे इसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है यहां लेटर वैदिक पीरियड एलवीपी या इसे हम हिंदी में उत्तर वैदिक पीरियड भी कहेंगे, उत्तर वैदिक काल कहेंगे, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि जब भी हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम पहले ऋग वैदिक पीरियड को कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है ना, किसी भी एस्पेक्ट को देखेंगे तो ऋग वैदिक पीरियड को कंप्लीट पढ़ लेंगे और उसके बाद हम जब लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे तो अकेले नहीं पढ़ेंगे, हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आप क्या करें कि जो निरंतरता है यहां से यहां तक जब हम पहुंचे, यहां से यहां जब हम पहुंचे तो यहां से यहां पहुंचने में निरंतरता क्या क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी बातें यहां हैं जो यहां कंटिन्यूटी में है, यहां रह गई, यहां भी हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो यहां से यहां पहुंचने पर परिवर्तित हो जाती हैं, यानी उनमें चेंजेस आ जाता है। यही पढ़ने का सही तरीका है इतिहास। और ना कि सिर्फ इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूं, हमने सोसाइटी पढ़ा है, उसी तरह से पढ़ा है, हमने वैदिक सोसाइटी को पढ़ा, हमने वैदिक पॉलिटी को पढ़ा, तो हमने उसी तरह से पढ़ा। हमने पहले ऋग वैदिक पोर्शन को खत्म किया और फिर जब हम लेटर वैदिक पोर्शन में पहुंचे हैं तो कंपैरिजन करते हुए हमने उसको पढ़ा है। अंतर बस यही होगा कि जब हमने ऋग वैदिक पोर्शन को पढ़ लिया है तो यहां हमारा रिटन वर्क कम होगा, केवल एक दो शब्द या एक लाइन में लिखूंगा, ओरली सब कुछ बोलूंगा, यहां पर ज्यादातर मेरा बोलना होगा यहां की बातों का, लेकिन यहां पे रिटन वर्क ज्यादा होगा। तो जब हम वैदिक इकोनॉमी की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में हमने कंपेयर किया था किसको, ऋग वैदिक एग्रीकल्चर यानी पूर्व वैदिक काल के कृषि को और उत्तर वैदिक काल के कृषि को, ठीक है। बेसिकली मैंने ये बताया था कि जब भी हम किसी भी सभ्यता के इकोनॉमी को देखते हैं तो कुछ खास बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी होती है। एंड व्हाट आर दोज पॉइंट्स। तो देखिए पॉइंट्स जो हैं हमने यहां लिखा था, पहले भी बताया है कि हम चर्चा करेंगे जब हम वैदिक पीरियड की इकोनॉमी की बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर पर यानी कृषि पर, हम चर्चा करेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे यानी पशुपालन या पशुचारण पे, हम चर्चा करेंगे क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री पे यानी कि शिल्प और उद्योग धंधों पे, हम चर्चा करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स पे यानी कि व्यापार और वाणिज्य पे, हम चर्चा करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर यानी कि विनिमय प्रणाली पर, और हम चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पे यानी कि परिवहन के साधनों पर। तो ये हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो जाता है, विभिन्न बिंदु हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। तो इन सारे पॉइंट्स को तो हमने ऋग वैदिक इकोनॉमी को तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जब हम लेटर वैदिक इकोनॉमी में आए थे पिछले वीडियो में तो हमने इसमें पहला पॉइंट एग्रीकल्चर को कवर किया था, हमने कंपेयर किया था, हम लेटर वैदिक पीरियड में पहुंच गए हैं इकोनॉमी पोर्शन वाले इकोनॉमी पोर्शन में, ठीक है। तो वहां हमने एग्रीकल्चर को देखा था और एग्रीकल्चर में क्या क्या परिवर्तन हुए यहां से यहां आने तक वो हमने देखा, क्या क्या निरंतरता रही वो हमने देखा, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इस पॉइंट को कवर किया क्योंकि हम पूरा ऋग वैदिक इकोनॉमी पढ़ चुके हैं। तो अब हमें कंपैरिजन करना है लेटर वैदिक इकोनॉमी के साथ ताकि इसकी समझ भी पड़ जाए और कंपैरिजन भी हो जाए, ठीक है, इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी आपको मिल जाए। तो अकेले पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने एग्रीकल्चर को खत्म कर लिया है। उसके अलावा जो पॉइंट्स बच जाते हैं वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे होगा, ठीक है। तो आज हम इस पॉइंट को देखेंगे, बाकी के पॉइंट्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटाता हूं। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए जब मैंने यहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को पढ़ाया था, देखिए हमने लिखा हुआ है कंपैरिजन
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन आरवीपी यानी ऋग्वैदिक पीरियड, इसी को हम उत्तर वैदिक पीरियड कहेंगे, एंड एलवीपी यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। जो पूरा वैदिक पीरियड का जो समय होगा वो मैंने बताया था कि 1500 से 600 बीसी तक का होगा, किसका, वैदिक पीरियड का, ठीक है, वैदिक पीरियड का, ये मैंने बताया था। इसीलिए जो दो पार्ट में बटा वैदिक पीरियड, एक ऋग्वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 बीसी के बीच में है, इसी को हम पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है फिर 1000 से 600 बीसी तक, यानी कि ये लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल है। अब देखिए हम पूरे वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो सबसे पहले हम एनिमल्स के महत्व को समझते हैं, फिर उसके बाद यहां भी मैंने बताया हुआ है उस चीज को, तो सब कुछ वही रहेगा। जैसे कि एनिमल्स इंपॉर्टेंट क्यों थे, देखिए एनिमल्स तो पहले इनका इंपॉर्टेंस क्या था, इंपॉर्टेंस, तो एनिमल्स के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एनिमल्स का इंपॉर्टेंस कहां पे होगा भाई, तो एनिमल का इंपॉर्टेंस होगा ट्रैवलिंग यानी यातायात, ठीक है। उसके बाद और किस में होगा, फूड, आप जानते हैं मांस के रूप में यहां लोग सेवन करते थे, यहां भी करेंगे, ठीक है। ट्रेवल के लिए यहां भी इस्तेमाल होगा, यहां भी। तो अभी पहले जो एनिमल्स का इंपॉर्टेंस है उसको समझ लेते हैं दोनों पीरियड के लिए, उसके बाद हम कंपैरिजन शुरू करेंगे। उसके अलावा फूड हो गया, ट्रेवल हो गया, उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, यानी कि हालांकि कुछ निष्क, शतमान, कृष्णल जैसे लेटर वैदिक पीरियड में कुछ कॉइन्स के रूप में, मुद्रा के रूप में कुछ चीजें आ गई थी, ठीक है, बट कंप्लीट कॉइन उसको नहीं कहेंगे। यहां भी विनिमय प्रणाली के रूप में इसको यूज किया गया और यहां भी यूज किया गया, ठीक है। और उसके अलावा आपको ट्रैवल, फूड और एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका होगा एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, बैलों से खेतों की जुताई की जाएगी, ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर में। तो जानवरों का जो महत्व है वो दोनों पीरियड के लिए, इसीलिए मैंने वैदिक पीरियड 1500 टू 600 बीसी की अगर बात की तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई, तो ट्रैवल में, यातायात में है, फूड में है, ये आज भी है, आज भी कंटिन्यूटी में है, कुछ जगह पे गांव में ट्रैवलिंग के लिए अभी भी लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, हालांकि सुविधाएं बढ़ गई है बावजूद अभी है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, विनिमय प्रणाली के रूप में, कोई सामान खरीदना है तो उसके बदले कुछ जानवर दे दिए गए, ठीक है, करेंसी नहीं है तो जानवर दे दिए गए। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में जानवरों का इंपॉर्टेंस था, यानी कि इन चार चीजों के लिए जानवरों का इंपॉर्टेंस जो है यहां भी होगा और यहां भी होगा, ठीक है। तो ये तो बात आपने समझ लिया, क्योंकि ये शुरू में बताने वाली चीज थी, ये हम कंपैरिजन में नहीं रखेंगे। एक तरह से आपने समझ लिया कि जानवरों का इंपॉर्टेंस क्या है, यहां भी था और यहां भी था, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और अब रियली हम कंपैरिजन शुरू करेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी गतिविधि, ठीक है, एक्टिविटी किससे नियंत्रित होती है, समाज से नियंत्रित होती है। तो समाज जैसा होगा, मैंने पहले भी कहा, तो उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज जो भी होगा ना वो अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी ही सभी गतिविधियों को, द टाइप ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जैसा, सोसाइटी जैसी होगी, हाँ, वो अदर गतिविधियों को उसी तरह से कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपको मैं पहले भी मैंने बताया है कि सोसाइटी कैसी थी, तो ऋग्वैदिक समाज की सोसाइटी कुछ अलग हो गई, हाँ अलग थी, और यहाँ की सोसाइटी में बदलाव आया था। जब हम ऋग्वैदिक सोसाइटी की बात कर रहे थे तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में समझ लीजिए, पहले मैंने बताया था कि वैदिक पीरियड के जो उत्पत्ति करता थे वो आर्य थे, आर्य कई फेजेज में आए, ठीक है,
आर्य कई फेजेज में आए, एक साथ नहीं आए। तो उनका एक एक ग्रुप हुआ करता था कबीलों का, ठीक है, कबीलों का ग्रुप हुआ करता था। जैसे भरत कबीला हो गया, ठीक है, यदु हो गया, तुर्वस हो गया। उसके अलावा आर्यों के यहाँ पर वैदिक ऋग वैदिक सोसाइटी में आपको आर्यों के भी कबीले थे और अनार्यों के भी कबीले थे। यानी आर्यंस ट्राइबल ग्रुप भी था और नॉन आर्यंस ट्राइबल ग्रुप भी था। तो अलग अलग ग्रुप थे, हाँ, अलग अलग समय पे आए, अलग अलग ग्रुप में आए भारत में, ठीक है। तो ऋग वैदिक समाज जो था, इस तरह से अगर देखेंगे तो मैंने बताया भी था पहले, एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि अलग अलग ट्राइबल ग्रुप है। जैसे एक भरत हो गया, भरत, हाँ, यदु हो गया, ठीक है, वैसे ही तुर्वस हो गया, ठीक है, वैसे ही पख्त हो गया, पख्त। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे, एक चार ही दिखाया है, हाँ। ये ऋग वैदिक समाज अगर हो गया तो यहाँ अलग अलग कबीले हैं। देखिए भरत, यदु, तुर्वस, इसके अलावा और भी थे, अलग अलग कबीले होंगे। अनु, द्रुहु, ठीक है, ये आर्यों के कबीले हैं सारे। अनु, द्रुहु, भरत, तुर्वस, ये सब आर्यों के कबीले हैं। यहाँ देखिए पख्त, ये तीन, इसमें आर्यन कबीले हैं, आर्यों के ट्राइबल ग्रुप है। और पख्त जो है ये नॉन आर्यंस है, ठीक है, अनार्यों के कबीले हैं। यानी इसके अलावा और भी अनार्य थे, जैसे शिवी, भलानस, विषाणी, ठीक है। तो पूरा ऋग्वैदिक समाज जो है वो कबीलों में बटा हुआ था और इन कबीले को कहते थे, एक कबीले को कहते थे जन, चाहे वो आर्य का हो चाहे वो अनार्य का हो। जैसे एक जन हो गया, दो जन हो गया, तीन जन हो गया, चार जन हो गया, तो इसको कहते थे जन, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि ये जो कबीले हैं इनको जन कहा जाता था, ठीक है। समझाना जरूरी होता है हमेशा। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो किसी को भी अधूरा ना लगे, ठीक है ना। इस वजह से मैं थोड़ा पृष्ठभूमि, उसकी बैकग्राउंड देते हुए चलता हूं। तो ये, और मैंने बताया था कि जो समाज था ऋग्वैदिक समाज, यहाँ पे जो कबीले थे, हाँ, अभी जो मैंने बताया, इनको जन कहा जाता था। और ये समाज की और सबसे बड़ी, समाज की सबसे बड़ी इकाई थे और इसलिए वो राजनीतिक इकाई भी, यानी पॉलिटिकल यूनिट्स भी सबसे बड़े थे, ठीक है। मैंने ये बताया था कि सबसे जो समाज में जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी क्या, यहां पर ऋग्वैदिक समाज की बात कर रहा हूं, यहां था कि फैमिली। फैमिली के बाद क्या हो गई, ग्राम, ये फैमिली हो गई, ये ग्राम हो गया, ग्राम के ऊपर विश्व हो गया और विश्व के ऊपर ये जन हो गया। जो कबीले की बात अभी मैं कर रहा था, तुर्वस है, अनु है, तो ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई है, देखिए मैं लिख देता हूं, ये ऋग्वैदिक समाज में ये था क्या, ये है फैमिली, इसको कुल भी कहा जाएगा, फैमिली कहा जाएगा। समाज मैंने सोसाइटी पढ़ाया है, वहां बताया है, लेकिन यहां बता रहा हूं ताकि फिर से क्लैरिटी बढ़े। या कुल या गृह, कुछ भी कहा जाएगा। उससे बड़ी इकाई हो जाएगी क्या, ग्राम, ठीक है, ये ठीक है। उससे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, विश्व, ठीक है। और सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी जन। यही जो जन अभी मैंने बताया, ये इसमें भरत, तुर्वस, अनु, पख्त और भी द्रुहु, अनु, विषाणी, ये सब अलग अलग जन हैं। इन जन के भीतर ही, इस जन के भीतर ही कई विश्व बने हुए हैं, फिर उस विश्व के भीतर कई ग्राम बने हुए हैं, उस ग्राम के भीतर कई फैमिली या कुल बने हुए हैं। तो कई परिवार, कई फैमिली जब मिलेंगे तो ग्राम बनेगा, कई फैमिली मिलेंगे तो ग्राम बनेगा, कई ग्राम मिलेंगे तो विश्व बनेगा और कई विश्व बनेंगे तो जन बनेगा। तो जन ही वो कबीला है और वो कबीला जो है उसमें कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोगों से मिलकर वो कबीला बना है, ठीक है। ऑब्वियसली ट्राइबल ग्रुप है तो उसमें लोग ही होंगे। तो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई यहां पर, या सामाजिक इकाई जो भी कहें, उसे आप जन कहेंगे, ठीक है। यहां पे आएगा तो जनपद हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब यहां समझिएगा, जो ऋग्वैदिक पीरियड की बात है, तो ये जो जन है, मैंने बताया था पहले भी, यहां ज्यादा मेरा बोलने का ही काम होगा, लिखने का काम होगा। ये एक सबसे बड़ी बात है, ट्राइबल स्ट्रक्चर है, यहां पर ट्राइबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां लार्जेस्ट
पॉलिटिकल यूनिट क्या है? जना है, जिसे हम कबीला कह रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइबल स्ट्रक्चर है, जन कह रहे हैं, और एक जन में, यही ट्राइबल स्ट्रक्चर है, एक जन में कई लोग हैं और जन के राजा को कहते हैं। समझिएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां जन के राजा को कुछ कहा जाता है, यहां जन के राजा को कहा जाता है राजन, या ट्राइबल चीफ कहा जाएगा, कबीले का मुखिया कहा जाएगा। यहां लिख नहीं रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो लिख दूंगा। या उसको कहा जाएगा क्या? विषामपति। ठीक है, विषामपति भी उसको कहा गया। विष के मुखिया को सबसे छोटी इकाई फैमिली, हाँ, उससे बड़ी तो फैमिली का होता था, कुलप होता था, फैमिली या कुलप बोलते थे, कुला, तो उसका कुलप होता था। उसके ऊपर ग्राम, तो ग्रामीणी उसका हेड होगा। उसके बाद विष, तो विषपति होगा। उसके ऊपर जन, तो जन का हेड होगा, उसको हम ट्राइबल चीफ या ट्राइबल का मुखिया कहेंगे, उस कबीलाई ग्रुप का मुखिया कहेंगे। ठीक है, अब ये यहां पर क्या है कि उसको विषपति भी, विषामपति भी कहते हैं। विष के हेड को कहते थे विषपति, हाँ, लेकिन जब कई विष मिलके जब जन बनाते थे तो जन के मुखिया को, यानी एक ट्राइबल ग्रुप के मुखिया को हम कह देते थे विषामपति भी। जैसे भरत मैंने दिखाया था, भरत, ठीक है, भरत कबीला, तो इसका जो हेड होगा उसको कहेंगे ट्राइबल चीफ या राजन या विषामपति या जनस्य गोपा। जनस्य गोपा क्यों कहते थे? क्योंकि यहां कुछ लोग हैं, ठीक है, यहां कुछ लोग हैं, उसी का मुखिया है, उसके पास जमीन नहीं है। देखिएगा, जमीन पे ध्यान देना है आपको, जमीन नहीं है यहां के राजा के पास। उसका काम क्या है? उसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर दैट पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप। अगर कहते हैं कि एक ट्राइबल ग्रुप है, ये तुर्वस, जैसे मैंने बताया है यहां पर, ठीक है, ये एक तुर्वस हो गया, अनु हो गया, पक्त हो गया, ठीक है, और ये आपको भारत हो गया, तो ये एक एक जन हो गए, एक एक जन हो गए। तो इसका जो मुखिया होगा, ये जन हो गया, ये जन हो गया, ये भी एक जन हो गया, ये भी एक जन हो गया, ये भी एक जन हो गया। तो इसका जो मुखिया है, हाँ, हेड है, तो उसको ट्राइबल चीफ कहेंगे या कहेंगे जनस्य गोपा, क्योंकि इसका काम क्या है, जो यहां का राजा है, ठीक है, किंग को काम क्या है? इसका काम है वहां के एक कबीले के अंदर जितने लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना, और जो उसमें पशुधन है, खासकर गाय, काऊ, कैटल, इन पर्टिकुलरली काऊ, गाय, तो उसकी रक्षा करना। यहां लैंड के लिए लड़ाई नहीं होगी कभी भी, ठीक है। अगर दो कबीलों के बीच, मान लीजिए ये तुर्वस और अनु के बीच, या तुर्वस या पक्त के बीच लड़ाई भी होती है, तो गाय को लेकर लड़ाई होगी। कहा भी गया है कि इन द ऋग्वैदिक पीरियड वॉर्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ द काउज, ठीक है ना, गाय के लिए, यानी गाय को एक संपत्ति के रूप में देखा गया है। इसीलिए मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, देखिए इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम आ रहे हैं एनिमल्स पे, इसलिए इतनी भूमिका देनी जरूरी थी। अब जो है ये जना, तो जन का जो हेड है वो है, हेड क्या है? जन का जो हेड है उसे मुखिया कहेंगे, ट्राइबल चीफ कहेंगे, विषामपति कहेंगे, ठीक है, विषामपति कहेंगे, जनस्य गोपा कहेंगे। जनस्य गोपा इसलिए कि वो इस ट्राइबल ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा कर रहा है। दो ही काम है, लोगों की रक्षा करना और पशुधन और खासकर गाय की रक्षा करना। तो इसीलिए यहां गाय इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहां हो गया काउ इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहां के ट्राइबल हेड को कहेंगे गोपति। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपति, ठीक है, इसीलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं ये बताते हुए। तो ये अब हो गया गोपति, ठीक है, यानी कि ये यहां गाय इंपॉर्टेंट है, गाय को संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है। तो देखिए यहां पर जो है एक ट्राइबल स्ट्रक्चर है, कबीलाई ग्रुप है, ठीक है, कबीलाई ग्रुप है, और एक कबीलाई ग्रुप में, तो ये कबीलाई ग्रुप क्या है? दे आर द सेमी नोमैडिक एंड पेस्टोरल पीपल, ठीक है, थोड़ा बहुत खाना बदोश भी है। विष एक शब्द आया है उसमें,
यानी विश का मतलब बस्ती, और बस्ती में बदलाव होता रहता है। तो कबीलाई ग्रुप का प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन होता है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहां पर होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहां पर जो पशुचारण है या डोमेस्टिकेशन, चूंकि देखिए यहां गोपति है, इसके पास जमीन नहीं है, हाँ, तो यहां पर जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो होगा, ठीक है, यहां पर गोपति है तो यहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो होगा ये जो है डोमेस्टिकेशन, यहां पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। एक तो कबीलाई ग्रुप है, तो कबीलाई ग्रुप में, किसी भी कबीलाई ग्रुप में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी। देखिए चूंकि एक कबीलाई ग्रुप में प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यहां लैंड की बात ही नहीं है और यहां तो गाय की बात हो रही है, गाय और पशुधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक ट्राइबल स्ट्रक्चर है और यहां पर जो एनिमल इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो यहां पर जो एनिमल इंपॉर्टेंट है मैं लिख देता हूं, एक तो गाय है, एनिमल जो है एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो एनिमल्स में आपको काऊ, हाँ, हॉर्स, हॉर्स, उसके अलावा, ठीक है, काऊ और हॉर्स, सबसे इंपॉर्टेंट काऊ, क्योंकि राजा कहा जा रहा है गोपति, ठीक है ना। तो काऊ और हॉर्स अभी हम कंपैरिजन करेंगे, काऊ और हॉर्स दूसरा इंपॉर्टेंट हॉर्स, उसके अलावा यहां पे मैं लिखूंगा नहीं, बैल, घोड़ा, बैल, बकरी यानी कि ऑक्सन, शीप, भेड़, गोट, बकरी, हाँ, कुत्ता, ये सब है यहां पर, ऊंट, सब कुछ है, मैंने लिखवाया हुआ है पहले, ठीक है ना, सब कुछ लिखवाया हुआ है। तो वो अगर देखेंगे आप तो सब कुछ है वहां पर, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानवर काऊ है यहां पर, हॉर्स दूसरा महत्वपूर्ण जानवर है, ठीक है। काऊ कैसे है लिखूंगा नहीं, बताता हूं। काऊ देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहां पर गाय को लेकर लड़ाइयां होती हैं, मैंने कहा, राजा को गोपति कहा जाता है, हर चीज यहां गाय से रिलेटेड होगा, राजा को कहा जाएगा गोपति, ठीक है। उसके अलावा युद्ध को, वार को कहा जाएगा गविष्ठी, गम्य, गेसु, ये सब युद्ध के लिए है, वॉर के लिए। उसके अलावा दुहिता, डॉटर के लिए, पुत्री के लिए, क्योंकि वो दूध निकालने का काम करती है तो उसको दुहिता कहा जा रहा है। गोमत, गोमत मतलब धनी व्यक्ति। तो इस तरह से मैक्सिमम चीजें जो हैं गाय के नाम पर यहां पर होगी, क्योंकि राजा भी गोपति है और अलग अलग लोग भी गाय के नाम से अलग अलग चीज है। समय, गोधूली, ठीक है ना, गोधूली समय के लिए। तो देखिए हर चीज जो है लगभग समय हो, पुत्री हो, युद्ध हो, सबका नाम लगभग अगर हम देख रहे हैं तो गाय से कहीं ना कहीं रिलेशन में है। तो कितना इंपॉर्टेंट है गाय यहां पर, ठीक है। तो और हॉर्स दूसरा महत्वपूर्ण जानवर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है कहां पे, चैरियट में, रथों में इस्तेमाल होता है और कुछ यज्ञ में भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से ये सब, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन खासकर काऊ जो है इसको संपत्ति के रूप में देखा गया है ऋग वैदिक पीरियड में। इसके अलावा आपको बैल मैंने कहा यानी कि ऑक्स, उसके अलावा शीप यानी कि भेड़, गोट, बकरी, कैमल, ऊंट, ये सब कुछ है वहां पर, लेकिन गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हाँ, अंतर क्या आएगा ट्राइबल ग्रुप में, ये ट्राइबल स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, बात खत्म हो गई यहां पर। तो यहां पर गोपति है, इसलिए एक कबीलाई ढांचा है, तो कबीलाई ढांचा में प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है ये आपको ध्यान देना है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होगा, ठीक है, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन होगा। अब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, देखिए ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। अब देखिए जब यहां हम पहुंचते हैं, अब सही मायने में हम आ गए, अब हमें इधर डिस्कस नहीं करना है, केवल इधर करना है, ठीक है। जब हम यहां पर आते हैं तो देखिए मैंने बताया था
यहां पे सबसे छोटी इकाई फैमिली, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व और सबसे बड़ी जन। अब क्या होगा, जन जो सबसे बड़ी इकाई है, मैंने पहले भी बताया था, जन और जन यहां पर जब आएंगे तो ये जन, देखिए मैं लिख देता हूं, अब यहां पे अंतर क्या आएगा, तो देखिए सोसाइटी का परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ इकोनॉमी में भी परिवर्तन होता है, डोमेस्टिकेशन में भी परिवर्तन होगा। तो देखिए अब क्या है, यहां पर आ गया, मैंने कहा फैमिली या कुल, उससे बड़ी इकाई, बाकी सब कुछ वही चल रहा है जो यहां चल रहा है, फैमिली सबसे बड़ी, सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, सबसे बड़ी, यहां पर सबसे बड़ी जना। ठीक है, सबसे बड़ी ऋग्वैदिक तक जना है, इसमें एक और एडिशन हो जाएगा, यहां तक तो ऋग्वैदिक है जना तक, लेकिन आगे जब जाएंगे हम लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचेंगे तो यहां तक आके जनपद सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी, जनपदा। अब ये जनपद कैसे बन रहा है, देखिए यहां पर कबीलाई स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक जनपद दूसरे जनपद पे अटैक करेगा, हाँ, और इसको अपने में मिला देगा, या ये जनपद जब बन गया, या कोई जन है या जनपद है, मान लीजिए कोई जन या जनपद है, ये आगे कोई लैंड है तो इसको क्लियर कर लेगा, अपना सफाई कर लेगा लोहे की कुल्हाड़ी से, क्योंकि लोहे का आविष्कार यहां हो गया है, यहां के लोगों को लोहे की जानकारी हो गई है, पहले मैंने बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में लोहे की जानकारी मिल जाती है, यहां पर नहीं है, तो अब यहां पे ये क्या हो गया, इसको जीतेगा, इसको साफ करेगा या आग से जलाएगा, इसको मिला लेगा, यहां एक जन ने दूसरे जन पे अटैक किया और फिर इसको अपने में मिला लिया, तो एक जन का पद यानी कि पांव जब दूसरे जन पे पड़ा तो यही मिलके क्या हो गया, जनपद हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहां लड़ाई होती थी गाय के लिए, और यहां लड़ाई हो रही है किस चीज के लिए, लैंड के लिए। देखिए ये लैंड का टुकड़ा एक जन दूसरे जन पे अटैक करके जनपद बना दिया, या फिर लोहे की कुल्हाड़ी से साफ करके जंगलों को या आगों से आग से सफाई करके उसको खुद में मिला लिया, कोई जनपद हो कोई जन हो, तभी क्षेत्र का विस्तार हो गया। यहां पर क्षेत्र का विस्तार होने लगा, और क्षेत्र का विस्तार होने लगा यानी कि ट्राइबल स्ट्रक्चर जो है, ट्राइबल, अब जनपद बना, ठीक है, ये जनपद बना, इसका मतलब क्या है, लैंड का, हाँ, अब यहां लैंड इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, लैंड इंपॉर्टेंट हो गया यानी कि ट्राइबल स्ट्रक्चर, ट्राइबल स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया। ठीक है, यहां पर ट्राइबल स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर गया, ट्राइबल स्ट्रक्चर यहां पे कर गया ब्रेक। ठीक है, अब ट्राइबल स्ट्रक्चर अगर ब्रेक कर गया, यहां पर लैंड इंपॉर्टेंट हो गया, यहां पर पशु गोपति था, अब लैंड इंपॉर्टेंट हो गया, ट्राइबल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहां का राजा गोपति नहीं रहा, ये गोपति से ये गोपति अब नहीं रहा जन का हेड, अब यहां का हेड जो है जनपद का हेड हो गया, या जो हेड है राजा जो है ये हो गया भूपति, भूपति यानी भूमि का मालिक। ठीक है, यहां भूमि था ही नहीं तो गोपति था, गाय प्रॉपर्टी थी, अब यहां क्षेत्र विस्तार, भूमि प्रॉपर्टी हो गई, यहां प्रॉपर्टी गाय, यहां प्रॉपर्टी भूमि, ये हो गया अब राजा भूपति। ठीक है ना, लैंड के होने से यहां जो राजा है या किंग है, हाँ, लैंड आ गया, तो अब यहां का लेटर वैदिक पीरियड का जो राजा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, किंग जो है इसे कहा जाने लगा भूपति। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड का जो राजा है ये भूपति हो गया। अब जब भूपति हो गया तो लैंड क्या हो गया, ये लैंड जो है निजी मिल्कियत हो गई, क्षेत्र, अब क्षेत्र के लिए लड़ाई होने लगी, यहां लड़ाई होती थी वॉर, मैंने बताया वार वेयर फॉट फॉर द सेक ऑफ द काउज, यहां वार वेयर फॉट फॉर द सेक ऑफ द लैंड। ठीक है ना, वार वेयर फॉट फॉर द सेक ऑफ द काउज, गाय के लिए लड़ाई हो रही है, यहां वार वेयर फॉट फॉर द सेक ऑफ द लैंड, जमीन के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ाई हो रही है। अब क्या होगा, जब निजी मिल्कियत बढ़ेगी तो अस्थायित्व आ जाएगा, जमीन की अपनी, जमीन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में राजा की संपत्ति हो जाएगी, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं रह जाएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स,
तो अब क्या हो गया, यहां एग्रीकल्चर हो जाएगा क्या, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। यहां पर एग्रीकल्चर था पहले बताया है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। यहां आके जब भूमि आया तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जब कबीलाई ढांचा है तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। देखिए, लेकिन कबीलाई ढांचा, ट्राइबल स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अब यहां पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं रह गया, अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो हो गया, ऑफ एनिमल्स, ये हो गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। समझ गए क्यों ऐसा हुआ? तो इतना समझाने के लिए मैंने इतनी भूमिका दी। यहां पर अब सिंपल भाषा में समझिए कि यहां पर ट्राइबल स्ट्रक्चर है, कबीलाई समाज में जो प्राथमिक पेशा होगा वो हमेशा होगा क्या, पशुचारण या पशुपालन। लेकिन जब कबीलाई समाज नहीं रहेगा तो वहां पे कृषि हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के रूप में यहां उभर कर आएगा। क्यों? देखिए, यहां भूपति हो गया राजा, यहां तो भूपति है, यहां पे जमीन नहीं है, यहां पे जमीन आ गया। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं और हम देखेंगे यहां पर, इसे मैं मिटाता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण पशु यहां पर हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, गाय यहां भी है, गाय यहां भी है। एनिमल्स, इंपॉर्टेंट एनिमल्स, एनिमल्स जो यहां पे है, एनिमल्स जो यहां पे है, तो यहां पे भी काऊ है, गाय है यहां पर, यहां पे हॉर्स भी है। ठीक है, यहां पे आपको यहां पे काऊ, हॉर्स, और यहां पे आपको शिप भी है, यहां पे आपको गोट भी है, यहां पे आपको कैमल भी है ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, कैमल भी है और बुफेलो भी है यहां पर। ठीक है, यहां पे बुफेलो भी है। ठीक है, तो ये सब जानवर यहां पे है, सारे जानवर यहां भी मिलेंगे आपको। यहां भी आपको मिलेगा काऊ, हॉर्स, ठीक है, बुफेलो, उसके अलावा शीप, भेड़, भेड़ के बाद आपको गोट, गोट, ठीक है, कैमल, सब कुछ है यहां पर। ठीक है, देखिए यहां भी सब कुछ है। अब अंतर क्या आएगा? देखिए, यहां गाय है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, बुफेलो है, यानी भैंस है, सब कुछ है यहां पर। यहां पे ऑक्स भी है, ऑक्स, ऑक्स यानी कि बैल, यहां भी ऑक्स है। ठीक है, यहां भी ऑक्स है। अब जो यहां नहीं है यहां आएगा क्या? देखिए, एलिफेंट, टाइगर, ये दो जो जानवर हैं ये यहां पर नहीं है। ठीक है, ये जो है यहां पर नहीं है, यानी कि देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या था, एलिफेंट प्लस टाइगर, ये जो है यहां पर नहीं है, यहां पर आ जाते हैं एलिफेंट प्लस टाइगर। ठीक है ना, एलिफेंट प्लस एलिफेंट प्लस, मैं लिख देता हूं यहां पर हाथी और बाघ यहां पर आ गए। तो निरंतरता देखिए, गाय, बुफेलो, गोट, हॉर्स, शीप, कैमल, ऑक्स, इन सब की तो निरंतरता है। हाँ, गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, भेड़ है, ऊंट है, बैल है, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ ये जो दो जानवर हैं इनकी जानकारी ऋग्वैदिक लोगों को नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात हो गई। निरंतरता की बात करें तो जानवर सारे हैं, ठीक है, जो इधर हैं, ये जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, हाँ, बिना रेड बॉक्स के, वो सारे जानवर आपको
इधर है, लेकिन एलिफेंट और टाइगर इधर नहीं है, इधर आ गए। ये आपकी जो आपका जो है ये परिवर्तन शो कर रहा है, यहां पर निरंतरता शो कर रहा है। ये सारे जानवर जो है बॉक्स के बाहर वो निरंतरता शो कर रहे हैं। लेकिन और भी बातें हैं। अब परिवर्तन कहां होगा, मैंने ये भी बताया। यहां अब जो है गाय इंपॉर्टेंट तो है अभी भी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ऋग्वैदिक पीरियड में। यहां पर ऋग्वैदिक पीरियड में गाय के लिए ही सब कुछ होता है, लेकिन यहां सब कुछ लैंड के लिए होगा। कबीलाई स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, लैंड आएगा, भूमि आएगा राजा के पास, राजा गोपति से भूपति कहलाने लगेगा। तो अब जो है जो पशुपालन है, हाँ, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, वो जो है वो क्या होगा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं होके यहां पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा। यहां पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन पिछले वीडियो में मैंने बताया एग्रीकल्चर यानी कृषि हो जाएगा। निरंतरता इन सब जानवरों की, इन दोनों जानवरों की निरंतरता यहां देखने को नहीं मिलेगी। सॉरी, यहां ये जानवर नहीं है, यहां ये दो नए जानवर आ जाते हैं, हाथी और बाघ। ठीक है, उसके अलावा कुछ शब्द भी होंगे जो अभी हम लिखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसा कहा गया है कि लेटर वैदिक टेक्स्ट में आया है कि देखिए यहां लोग, मैं बताता हूं गाय का और भी इंपॉर्टेंस बताता हूं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में ही। देखिए कि यहां लोग प्रार्थना करते थे, क्या, मुझे एक पुत्र और 100 गाय हो जाए। हाँ, हियर काउ इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर्टी। या 2 पुत्र और 500 गाय हो जाए। गाय की चोरी की जाती थी, ठीक है ना। गाय को यहां अघन्या कहा जाता था। गाय को यहां गाय का वध निषेध था, गाय को यहां नहीं मारा जा सकता था, ठीक है ना। तो ये सब बातें यहां पर गाय का इंपॉर्टेंस यहां पर गाय का इंपॉर्टेंस रहेगा। एग्रीकल्चर में यहां भी सबका इंपॉर्टेंस है, बैल का इंपॉर्टेंस है क्योंकि खेती की जाएगी बैलों से ही। लेकिन अब यहां जो इंपॉर्टेंस बढ़ेगा कंपैरेटिवली लैंड का बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट तो है जानवर, मैंने बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में इनकी जरूरत पड़ेगी, इनकी जरूरत ट्रैवलिंग में पड़ेगी, इनकी जरूरत आपको बार्टरिंग में पड़ेगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको कहते हैं विनिमय प्रणाली में, और आपको पड़ेगी ये एग्रीकल्चर में। तो इन सब चीजों में मैंने बताया है शुरू में, तो उसमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस है। फूड में भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें यहां पर थी कि ये कंटिन्यूटी में ये जानवर, जो नए जानवर आ गए लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में ये आ गए। कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जिन्हें हम अभी लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, हाँ, जैसे आपको यहां पे कुछ शब्द हैं, ठीक है, कुछ वर्ड हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, पहले इसको बाद में लिखते हैं। एक दो जगह जो रेफरेंस है, मैंने अभी क्या बताया है, सॉरी, यहां मैंने बताया कि यहां पर प्रार्थना की जाएगी 100 पुत्रों के लिए। यहां पर कहा गया है लेटर वैदिक टेक्स्ट में कि यहां पर इंद्र से प्रार्थना की गई है, गाय के लिए, घोड़े के लिए, ठीक है, बैल के लिए, यहां पर इंद्र से प्रार्थना की गई। तो यहां पर जो देखेंगे आप, यहां पर सिर्फ गाय के लिए प्रार्थना की जाती है, यहां पर बैल के लिए भी की जाती है, गाय के लिए भी की जाती है, हॉर्स के लिए भी की जाती है। तो ये मैं शायद बीच में भूल गया हूँ, अभी मुझे ध्यान आ गया। तो ये था। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसमें कहा गया शतपथ ब्राह्मण की एक बात है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, रेफरेंस है किसकी, शुकर, शुकर, शुकर लिख रहा हूं जानबूझ के मैं, ठीक है, यानी सुअर, यानी कि बात किसकी की जा रही है, पिग की, सुअर की बात की जा रही है। शुकर को कहा गया है, सुअर को, शतपथ बड़ा रेफरेंस है शुकर की, यानी सुअर को कहा गया है, ठीक है, यानी कि सुअर भी आ गया उन जानवरों के अलावा यहां पर। हाँ, उसके बाद देखिए यहां पर ऐत्रीय ब्राह्मण, उसके अलावा एक तो ये बात हो गई, उसके बाद
ऐतरेय ब्राह्मण में एक जगह चर्चा है कि टू आसेस, दो गधे जो हैं, पुल द चैरियट, यानी रथ, चैरियट मीन्स रथ ऑफ अश्विन गॉड। दो जो गधे हैं, ये अत्रिय ब्राह्मण में चर्चा है। अभी मैंने एक चीज और बताया था, उसको लिखा नहीं है मैंने, कि यहां पर गाय के लिए प्रार्थना होती थी, लेकिन लेटर वैदिक टेक्स्ट में ये चर्चा आई है कि यहां लोग प्रार्थना कर रहे हैं इंद्र से, गाय के लिए भी, घोड़े के लिए भी, बैल के लिए भी। ठीक है, एक बात और है यहां पे मैं बता दूं कि यहां कहा गया है कि लेटर वैदिक टेक्स्ट में कि उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य है उसमें कहा गया है कि गाय और बैल चूंकि पृथ्वी को धारण करते हैं अतः उनको नहीं खाना चाहिए, ये कहा गया है इसमें। ये मैं लिख नहीं रहा हूं तो आप इसको याद रखिएगा, गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं अतः दोनों को नहीं खाना चाहिए, गाय को और बैल को। ठीक है, अब जो है यहां पर पहली बात, शतपथ ब्राह्मण में शुकर की चर्चा है, सुअर यानी पीक, और ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है टू एसेस पुल द चैरियट ऑफ अश्विन गॉड। ठीक है, उसके अलावा यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद में क्या कहा गया है? यजुर्वेद में कहा गया है, हाँ, यजुर्वेद में चर्चा है कैबर्ट कहा गया है फिशरमैन को, यानी मछुआरे को। फिशरमैन, कैबर्ट कहा गया है, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, मछुआरा को कहा गया है। ठीक है, फिशरमैन के लिए यजुर्वेद में। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? शतपथ ब्राह्मण में शुकर की चर्चा है, शुकर का मतलब सुअर यानी पिग। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है टू एसेस पुल द चैरियट ऑफ अश्विन गॉड, यानी कि दो गधे जो हैं वो अश्विन देवता के रथ को खींच रहे हैं, तो ये कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में। उसके अलावा यजुर्वेदा में क्या कहा गया? कैबर्ट एक शब्द आया है, कैबर्ट, जो कि फिशरमैन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिशरमैन के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि मछुआरे के लिए इस्तेमाल हुआ है। दो बातें और मैंने बताई, यहां पर गाय के लिए सिर्फ प्रार्थना की जाती है, पुत्र और गायों के लिए। यहां पर इंद्र से गाय के लिए, हाँ, घोड़े के लिए, बैल के लिए प्रार्थना की जाती है। क्यों? देखिए, एग्रीकल्चर का महत्व तो बड़ा है, तो यहां एग्रीकल्चर नहीं था। देखिए, इसका रीजन मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, ये मैं मिटा के फिर लिखता हूं। ठीक है, देखिए यहां भी मैं मिटा रहा हूं कुछ चीजें। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर प्रेयर होता है, प्रेयर किया जाता है फॉर काउस, पुत्र के लिए और गाय के लिए। पुत्र नहीं लिख रहा हूं, फॉर काउस प्रेयर, यहां पे प्रेयर होगा। अब यहां पे प्रेयर है, कहा गया इंद्र से प्रेयर किया गया, तो यहां पे प्रेयर टू इंद्र। ठीक है, इंद्र से क्या कहा गया है इस प्रेयर में, यानी प्रार्थना में क्या मांगा गया है? प्रार्थना में मांगा गया है काऊ, गाय, प्लस मतलब तीन जानवर है, काऊ है, उसके बाद घोड़ा है, हॉर्स है, ऑक्सेन है, ये सब जानवर मांगे गए हैं।
प्रार्थना में, यहाँ प्रार्थना में सिर्फ गाय मांगा जा रहा है, यहाँ प्रार्थना में बैल भी मांगा जा रहा है। क्यों? देखिए बैल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है खेत की जुताई के लिए, प्लाविंग के लिए, हाँ क्या चाहिए? बैल चाहिए, ठीक है, इसलिए मांगा जा रहा है यहाँ पर बैल। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा मैंने बताया कि ये भी कहा गया है लेटर वैदिक टेक्स्ट में कि गाय और बैल जो है वो पृथ्वी को धारण करते हैं, इसलिए दोनों को नहीं खाना चाहिए। यहां सिर्फ गाय की बात हो रही है, गाय को नहीं, हालांकि खाते यहां पे लोग थे बैल को भी, लेकिन यहां पे सिर्फ गाय की बात हो रही है कि गाय को नहीं खाना चाहिए, अघन्या है। यहां पे बैल की भी बात होगी कि बैल को भी नहीं खाना चाहिए, ये कहा गया है लेटर वैदिक टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन फिर भी गाय इन सब जानवरों की अपेक्षा यहां भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाय, और यहां तो बैल भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर में इसका हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके अलावा कुछ और शब्द हैं, ठीक है, कुछ और शब्द हैं, उसको भी लिख देते हैं, कुछ वर्ड और हैं। कुछ वर्ड है, जैसे कुछ वर्ड तो मैंने लिखवा दिए, ठीक है, शुकर ऊपर जो था वो लिखवा दिए, वहां पर था। और यहां पे आप नोट कर लीजिए कि ये बड़े बैल को माने बिग ऑक्स, बिग ऑक्स को क्या कहा गया? बिग ऑक्स को कहा गया महोक्ष, 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 ठीक है। और एक वर्ड आया हस्तिप, हस्तिप यानी कि हस्तिप, ये हस्तिप कहा गया है पर्सन लुकिंग आफ्टर एलिफेंट, जो हाथियों की देखभाल कर रहा है या जो हाथी पाल रहा है। एक ऋग वैदिक लेटर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल की एक विशेषता थी हाथियों को पालना। तो हस्तिप जो है पर्सन लुकिंग आफ्टर एलिफेंट, हाँ, या तो पालने वाला या उसकी देखभाल करने वाले को कहा जाता था हस्तिप। तो ये पूरा का पूरा हमने खत्म कर लिया आज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को, ठीक है। इकोनॉमी का एक अहम पार्ट था ये। बिग ऑक्स को महोक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। हस्तिप पर्सन लुकिंग आफ्टर एलिफेंट। तो इस तरह से हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को खत्म कर लिया। देखिए जब हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर में हमने ज्यादा कंपेयर किया था, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ आके प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया था। अब यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन था तो ज्यादा बातें एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर थी, कृषि के बारे में। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में कम बातें थी, ठीक है। इसलिए वीडियो कंपैरेटिवली उससे छोटा होगा, ठीक है। बाकी तो हमने जान ही लिया कि कौन कौन से जानवर जो है वो उनमें निरंतरता बनी हुई है। गाय यहाँ भी है, गाय यहाँ भी है, बैल यहाँ भी है, बैल यहाँ भी है, हाँ, घोड़ा यहाँ भी है, घोड़ा यहाँ भी है, ठीक है। उसके अलावा आपको बकरी भेड़ यहाँ भी है, बकरी भेड़ यहाँ भी है। अब खाली यहाँ हाथी और बाघ नहीं है, यहाँ हाथी और बाघ आ गए। उसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया शुकर को सुअर, कुछ वर्ड है, हाँ, सुअर को कहा गया शुकर, उसकी उसका रेफरेंस है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में है। ऐत्रेय ब्राह्मण में मैंने बता दिया कि भाई टू आसेस, एक जगह चर्चा है, टू आसेस कोल्स द चैरियट ऑफ अश्विन देवता, तो आसेस की भी, गधों की भी चर्चा है, ठीक है। उसके अलावा कैबट की चर्चा है आपको यजुर्वेद में, मछुआरे की चर्चा है। कैबट मीन्स मछुआरा कहा गया उन चीजों को, तो कैबट को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और मुझे लगता है कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमने इसे खत्म किया है। सो आप इस वीडियो को देखिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।